कल क्या बात की थी? सच? अच्छा, जो लानत भेज के शेयर करें हैं तो शेयर करवा तो रहे होते हैं इसलिए कि लानत भेजें जी, लानत, लेकिन मजे भी ले रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है ना देखने का, चाहते हैं हमारे दोस्त भी मजा उनको आए देखने में। अब जो चीज शेयर कर दी होती है कि फलाना ऐसा था, तौबा तौबा तौबा, अगर ये सच है तो बहुत बुरी बात है, अगर वाकई ऐसा है तो बहुत बुरी बात है। और इस अगर वाकई से हमें खुद भी अंदाजा है कि हमें पता ही नहीं है सच्ची बात है कि नहीं है, तो सिर्फ अगर वाकई कहने से वो सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे चीजें शेयर करना शुरू हो जाते हैं ना बगैर तस्दीक के, कोई तो हदीस शेयर कर रहे होते हैं, उनको लगता है शायद वो हदीस शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो हदीस ही नहीं होती है, अजीब अजीब कहानियां बना के, वो कोई रेफरेंस भी कोई नहीं होता बीच में। तो ये जो पिछले 2-3 दफा से मैं झूठ का बता रहा था, तो अब उस झूठ के हवाले से ही मुस्लिम नंबर 8, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो ये जो हम एज रिसीव्ड आगे कर देते ना सोशल मीडिया पे, उससे चलो हो सकता है वो बात सच हो, लेकिन हमारे सेक्शन से क्या होगा, हैं गलत बात भी आगे चली जाएगी, और हमारी जात से रिलेटेड हम ये बॉदर करना छोड़ देंगे कि गलत है कि सही है। ये चीज बड़ी नुकसानदेह है, हमारे अंदर वो जज्बा ही खत्म हो जाएगा वेरीफाई करने का। और हमारी किसी बज़ाहिर हल्की सी बात से, एक वाकया हुआ था, एक कबीला था और उसमें सुलह ही होनी थी मुसलमानों के साथ, लेकिन किसी ने उड़ा दी कि जी वो हमला करने आ रहे हैं मुसलमानों पे, और आपस में रातों रात ये मशवरा दे दिया हुआ था कि उन पे हम पहले अटैक कर देते हैं। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने आगे से जो है ना वो वही के जरिए बताया था कि अभी मफहूम बता रहा हूँ एक बात का, तो अगर वो जिसकी अफवाह थी उस पर अमल हो जाता तो वो तो एक कबीला उजड़ जाता। तो इसलिए हम जब ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं ना, तो उससे खराबी ये होती है कि फिर हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता, हम इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश ही नहीं करते, फिर हम बड़े आराम से झूठ बोलना भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए कोशिश करते थे आदर को कम करने की, छोड़ने की। 6.7 पॉइंट बता दिए थे कल, 6 क्या क्या था, वैल्यूएशन वाला, ठीक है, और प्रोविजन वाला भी बता दिया है, सही है, प्रोविजन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, 7वां पॉइंट लिखें। IAS 23 तो याद ही होगा आपको, बोरिंग कॉस्ट, थोड़ा थोड़ा सा तो होगा। बोरिंग कॉस्ट
अगर कंडीशंस पूरी हो रही हों तो फिर वो कैपिटलाइज होती है क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। टैक्स अथॉरिटीज ना इन हरकतों को नहीं अलाउ करती। वो कहते हैं इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, ये कोई एसेट की कॉस्ट थोड़ी है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लिया हुआ है, जबकि टैक्स रूल्स के मुताबिक तो वो एक्सपेंस फॉर द ईयर है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक जाते हुए क्या करें? माइनस कर देंगे। सिर्फ क्या? दोबारा सुने, हमने फॉर द ईयर जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लिया हुआ है, हमने तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया ना, हमने थोड़ी एक्सपेंस बनाया है, जबकि टैक्स पर्पसेस के लिए है वो एक्सपेंस। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक जाना है तो माइनस कर देंगे। बस बता दी ये बात कि हमने जो ड्यूरिंग द ईयर हमने बोरिंग कॉस्ट एज पर IAS 23 कैपिटलाइज की है, टैक्स रूल्स के मुताबिक वो एक्सपेंस है, तो उसको पीबीटी में से लेस कर देंगे। जो बोरोइंग कॉस्ट हमने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज की है एज पर IAS 23, टैक्स पर्पसेस के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पीबीटी से लेस कर देंगे। तो यही अर्ज किया ना सरकार, यही कहा है और क्या कहा है मैंने? पीबीटी कम हो जाएगा क्या करने के लिए? हाँ, क्यों कर रहे होंगे हम इसको कम? पीबीटी में क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ना। हाँ तो यही कह रहा हूं ना। हाँ ना, अच्छा कहना क्या चाह रहे हो? मैं फिगर से समझ, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं करके दिखा देता हूँ। पीबीटी है 100, हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लिया था 25 का, तो इसको हम कर देंगे लेस, टैक्स प्रॉफिट आ गया 75। अब बोलते क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें यही करेंगे। हाँ यही कहा है करने को, यही करना है जी। बिल्कुल सही है। हाँ ये अगले पॉइंट में कवर कर रहा हूं, बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट। ओके, अगला पॉइंट लिखें।
चलें अगली बात ये लिखें। अच्छा वैसे अगर आपको कल जो मैंने पॉइंट बताया था उसमें ये क्लियर है तो ये मेरी अगली बात ना लिखना बेशक। मैंने आपको कल बताया था कि जो IAS 37 में प्रोविजन बनानी होती हैं तो टैक्स वाले उसको कब डिडक्शन अलाउ करते हैं? जब असल में खर्चा होगा। तो डिसमेंटलिंग की भी तो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, तो टैक्स वाले वो डिसमेंटलिंग का खर्चा कब अलाउ करेंगे? ठीक है, ओके है ना ये? ओके। अगला पॉइंट ये लिख लें, 7वां 8वां क्या 8वां। ये बात आपको पता तो है वैसे, लेकिन असल में मैं इसकी मजीद तफसील में जाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि नहीं? अकाउंटिंग डेप्शन एडबैक, टैक्स डेप्शन लेस। ये एडबैक क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये चार्ज की हुई है। चलें इतना लिखें, फिर इसकी आगे आप गहराई बताता हूं। इसी नोट नंबर 8 में ये लिख के फिर आगे इसकी गहराई बताता हूं। और इतना लिखा। अच्छा अब इसको आगे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपको अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन गिवन होगी कि ये लो बेटा ऐड कर दो, ये लेस कर दो। हो सकता है गिवन हो, लेकिन कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। और अगर कैलकुलेट करनी पड़ी तो कर लेना कैलकुलेट। अब उसमें पॉसिबल मसला क्या हो सकता है? ये बात एक मिसाल से बता रहा हूं। अगर आपको लगे ना कि ये मिसाल की वैल्यूज ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तो बस ये मिसाल नोट कर लेना, और अगर और कोई कहानी लिखना चाहें तो फिर इस मिसाल के बाद लिख लेना। इसी के लिए एक मिसाल बता रहा हूं। एक प्लांट खरीदा हमने जिसपे जो भी इसकी परचेज इंस्टॉलेशन वगैरह पे जो भी खर्चा आया वो आया 1000 मिलियन। लेकिन इसको परचेज पे 1000 और इंस्टॉलेशन पे 1000 खर्चा आया, लेकिन चूंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लगा, बोरिंग की हुई थी, तो एज पर IAS 23 हमने इस पे कुछ बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की होगी। और इस प्लांट को फिर उखाड़ने का वादा भी है, तो हमने IAS 37 लगा के कोई डिसमेंटलिंग की प्रोविजन भी बनाई होगी। तो हमें ये प्लांट कॉस्ट किया 1350 मिलियन का। और अगर डेप्रिसिएशन 20% पे चार्ज कर रहे हैं हम, तो हमने ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 270 कैलकुलेट की। अगर टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए आपको सवाल में बताया है कि 25% टैक्स रेट है, डेप्रिसिएशन का रेट 25% है, तो 25% किस पे? 1350 पे लगेगा। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर प्लांट की वैल्यू भी वो लेंगे जो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनती। यानी टैक्स रूल्स के मुताबिक ये प्लांट में कैपिटलाइज ना होता, टैक्स वाले तो इसको अभी एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं और इसको
प्रोविजन को तो वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो कह रहे हैं जब खर्चा होगा तब भी एक्सपेंस ही अलाउ करेंगे। तो फॉर टैक्स पर्पजेस टैक्स रूल्स के मुताबिक ये प्लांट 1350 का है ही नहीं, ये प्लांट ही 1000 का है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन फिर हम लोग 1000 पे 250 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों कैलकुलेट करनी पड़ी तो वो हम एसेट की उस कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे जो रिस्पेक्टिवली अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स के मुताबिक बनती है। तो अगर आपको ये मिसाल लिख के ही बात क्लियर समझ आ जाती है तो बस मिसाल लिख लें। समझाऊं दोबारा या जो लिखने को कह रहे, समझाऊं दोबारा, ये भी दोबारा, ये भी दोबारा, ठीक, ये लाइन भी दोबारा लगा के दूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इसमें टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। अब ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो ऐड लेस कर दें, अगर गिवन नहीं है आपको रेट्स बताए हुए हैं तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करते हुए जब अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो वो फिगर लें जो प्लांट की कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और अगर टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ी तो प्लांट की वो कॉस्ट लेंगे जो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनती है। मेरी इस मिसाल में 1000 का प्लांट था, इंस्टॉलेशन मिला के IAS 23 इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की थी, IAS 37 इतनी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनाई थी, लेकिन टैक्स रूल्स के मुताबिक ये एक्सपेंस अलाउ हो गया और डिसमेंटलिंग की कोई वो लोग अभी प्रोविजन नहीं मानते, वो जब हम खर्चा करेंगे कभी 25 साल बाद तो उसको डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो फॉर टैक्स पर्पसेस प्लांट की कॉस्ट कितनी है, तो जो टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो फिर इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। ये कहा है मैंने। क्या डिफरेंस आ जाए? FA2 में नहीं होगा इंशाल्लाह।
मिसाल नोटेड, मिसाल नोटेड। चलें फिर इसी पॉइंट 8 में ही एक बात और लिख लें कि अगर आपको टैक्स डेप्शन कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो टैक्स डेप्शन बाय डिफॉल्ट फुल ईयर बेसिस पे कैलकुलेट होती है और रिड्यूसिंग बैलेंस पे होती है। अगर टैक्स डेप्शन सवाल में कैलकुलेट करनी पड़ ही गई तो बाय डिफॉल्ट ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होती है और फुल ईयर बेसिस पे होती है। फुल ईयर बेसिस इसी को कहते हैं ना कि पूरे साल है, यानी सिर्फ इसलिए कि हम डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज कर सकें, पूरा साल इंतजार किया करेंगे एसेट खरीदने का। तो कुछ टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड इस तरह से होते होंगे डिसीजन कि कोई खर्चे को प्लान करने के लिए अगर 6 महीने पहले कर लेंगे तो क्लेम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल होते हैं प्रैक्टिकली इस तरह, बिल्कुल। पॉइंट 8 डन। चलो अगला पॉइंट लिखें। IFRS 9 तो आपको याद ही होगा। अरे इतना याद है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें फाइनेंशियल एसेट्स एमोर्टाइज कॉस्ट एक क्लास थी और उसमें एक टेबल बनता है और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगा के जो इंटरेस्ट आ रहा होता है उसको हम इनकम कहते हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होता है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और जो कैश मिलता है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ऐसा होता था, बता रहा हूं ऐसा होता था। और अगर यही बात शिफ्ट कर लें लायबिलिटी पे, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो सेम ऐसी कैलकुलेशन, उसमें इफेक्टिव रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस और जो कैश हम कूपन जो पे कर रहे हैं वो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। टैक्स वाले कहते हैं ये इफेक्टिव डिडक्टिव हमें ना बताओ, मैं नहीं समझ आती। जो तुम कूपन दे रहे हो सीधी सी बात है वो तुम्हारा एक्सपेंस है। तो अगर IFRS 9 एमोर्टाइज कॉस्ट, पॉइंट कौन सा बता रहा हूं, 9, अगर IFRS 9 एमोर्टाइज कॉस्ट वाली चीज आ गई, दोनों बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट कह देते हैं एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली, इसमें क्या होगा, पीबीटी में हम लोग जो इंटरेस्ट इनकम हमने बनाई हुई है वो इफेक्टिव टेबल वाली, इसको लेस कर देंगे। टैक्स वाले हमारी इनकम मानेंगे इसको,
इसको ऐड कर देंगे। टैक्स वाले कहते हैं कि जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारी इनकम है, तो वो जो कूपन मिल रहा है उसको टैक्स वाले इनकम मानेंगे, जबकि हमने इफेक्टिव वाला टेबल बना के इंटरेस्ट इनकम निकाली है, तो जो हमने निकाली है वो निकाल देंगे और जो कूपन मिल रहा है वो डाल देंगे। और अगर इसी को कर लें लायबिलिटी, हमने कोई लोन लिया हुआ है, डिबेंचर इश्यू किए हैं, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले, इसमें क्या होगा है? जब याद ही नहीं कि एमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है तो मैं क्या पूछे जा रहा हूं। एमोर्टाइज कॉस्ट में एक टेबल बनता है, उसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट बन रहा होता है, उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो वो जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस माना हुआ है वो इफेक्टिव वाले तरीके से वो ऐड बैक कर देंगे, और टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करनी है जो हम कूपन दे रहे हैं, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। कॉस्ट बनाऊंगा है। लास्ट टाइम मॉक नहीं, वाह चलें लास्ट लिखें, फिर 5 पेपर का सवाल करते हैं। अगला पॉइंट लिखें, नंबर 10। लेसी तो आपको अच्छी तरह याद होगा, LESSEE, बस इतनी सी बात थी। लेसी की अकाउंटिंग क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, उस पे वो राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करता है। अच्छा मजाक की बात नहीं, IAS 12 के लिए जरूरी है लेसी। लेसर तो चलो जब आप सितंबर में तैयार करें रिवाइज करें तो करें, लेसी जरूरी है इसके लिए। राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड किया और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की, फिर फॉर द ईयर राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट किया और लीज लायबिलिटी के साथ क्या हुआ है? लीज लायबिलिटी के साथ क्या हुआ? पे होती गई और उस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता गया।
टैक्स वाले कहते हैं कि ओनर तुम हो नहीं, डेप्रिसिएशन किस मुंह से चार्ज कर रहे हो तो तुम किराएदार, तो बस किराया दो, बात खत्म। तो टैक्स वालों ने इसको हमारा एसेट नहीं माना टैक्स पर्पसेस के लिए, ये हम किराए पे ही ली हुई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो किराया देंगे वो उसको एक्सपेंस मानेंगे। तो लेसी ने क्या क्या किया हुआ है वो रिवर्स कर देते हैं। ये मैं बता रहा हूं, लेसी जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है राइट ऑफ यूज पे वो एड बैक हो जाएगी, और जो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ है वो एड बैक हो जाएगा, ये उसके एक्सपेंसेस रिवर्स हो गए। और टैक्स वालों ने लीज पेमेंट की डिडक्शन अलाउ करनी है, वो लेस हो जाएंगी। टैक्स वालों के लीज पेमेंट्स तो किराया है ना, तो टैक्स वाले कहेंगे जो किराया है वो तुम्हारा एक्सपेंस है, तो जो लीज पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर की हैं वो माइनस होंगी। और अगर ये पहले साल का सवाल है तो शुरू में लेसी की जेब से आईडीसी वगैरह भी गया होगा, तो लेसी ने उसकी क्या अकाउंटिंग की होगी, वो तो उसने राइट ऑफ यूज में डेबिट किया हुआ है, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे ये भी खर्चा ही है तुम्हारा, तो जो आईडीसी पे किया होगा वो भी टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे। लेकिन ये जो आईडीसी वाली काम है ये सिर्फ पहले साल में ही होना है, ये सिर्फ लीज के पहले साल में। बार बार थोड़ी आईडीसी वो, ये सिर्फ लीज के पहले साल का सवाल है अगर, तो ये हर साल। तो वो तो हमने पहले बात कर ली ना कि अगर ये राइट ऑफ यूज वाला प्लांट है तो वो तो अकाउंटिंग डेप्शन के अंदर हुई हुई है, तो अकाउंटिंग डेप्शन तो हमने कर दी रिवर्स। नोटेड। चलें सवाल करते हैं, आसान से शुरू करते हैं, और करंट टैक्स बहरहाल आसान ही है लेकिन ठीक है आसान से करते हैं शुरू। बुक में आए और स्प्रिंग 2009 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। IAS 12 वाले चैप्टर में, हाँ याद आया, हम IAS 12 पढ़ रहे हैं, IAS 12 शुरू कर दिया हमने, तो IAS 12 वाले चैप्टर में कंसोलिडेशन में ना ढूंढते रहना, IAS 12 वाले चैप्टर में स्प्रिंग 2009 अटेम्प्ट का सवाल होगा शाकिर इंडस्ट्रीज के नाम से, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
हाँ जी, सवाल पढ़ के फारिग हो गए आप हैं। रिक्वायर्ड क्या है? कंप्यूट करंट टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स तो आप निकाल ही लेंगे, करंट टैक्स मैं कर देता हूं। अच्छा, मैं ना ऐसे करूंगा कि ये जितने सवाल प्रैक्टिस पास पेपर से कर रहा हूं, तो अभी चूंकि करंट टैक्स करा रहा हूं तो करंट टैक्स कर रहा हूंगा, और बाद में जब डेफर्ड टैक्स कराऊंगा तो इन्हीं को दोबारा हाथ भी डालूंगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप अभी ही इनके लिए पेज खाली छोड़ देना, या आगे चल के जब डेफर्ड टैक्स करेंगे तब दोबारा इनका नाम लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। अभी इस वक्त है जी, बस इसी परेशानी की वजह से कह रहा हूं आपकी मर्जी है। करंट टैक्स कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी कहां है? वो इनकम स्टेटमेंट में फेस पे आ रहा है पीबीटी, तो आप उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कह लें, पीबीटी कह लें, दोनों बातें ठीक है। और ये मैं रुपीस लिख गया हूं, ये मिलियन है शायद। 15.8 पॉइंट 1।
0.1 में पेनल्टी बताई हुई है 0.7 की, तो कहा है कि ये इनएडमिसिबल है, बुरा काम किया बहुत, खबरदार। तो बाय डिफॉल्ट ये इनएडमिसिबल है, तो पेनल्टी कर देंगे एड बैक। पॉइंट 2, ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का क्लोजिंग बैलेंस है या ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर है? कैसे पता? क्योंकि लिखा हुआ है कंपनी मेड अ प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर फॉर इतनी, तो ये है ग्रेच्युटी एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस बनाते हैं और साथ पेबल बनाते हैं, ये कर देते हैं ऐड, और वो जो लिखा हुआ है पेमेंट वो अलाउ होगा, वो कर देते हैं लेस। 2.4 ऐड और 1.6 लेस। लीज लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर हमने बनाया इंटरेस्ट एक्सपेंस, जबकि पेमेंट की कितनी, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने बनाया है वो ऐड बैक कर देते हैं। .15 और जो लीज पेमेंट हुई है वो लेस कर देते हैं। लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या करें उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि डेफर्ड टैक्स भी है ना, इसलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। तो लीज लायबिलिटी के तो दोनों पॉइंट्स कर लिए, अब एसेट राइट ऑफ यूज की डेप्शन चार्ज की थी वो ऐड बैक कर देते हैं। ये आपको इसी के नीचे टेबल में नजर आ रहा है, कितनी पॉइंट? जी भाई बोले। तो क्या? लेकिन सर ये फाइनेंशियल चार्ज भी तो इसमें इंक्लूड है ना, तो लीज पेमेंट है वो इंक्लूड है, उससे सब की सब मिल जाती है ना। तो सर ये वापस देखो, लेसी ने डिस्काउंटिंग की होती है,
तो लीज पेमेंट में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट शामिल ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि लीज पेमेंट वो कहता जी ये लीज पेमेंट इंटरेस्ट के बगैर है। लीज पेमेंट में तो इंटरेस्ट शामिल ही होना था। लीज पेमेंट की पीवी रिकॉर्डेड थी। अब आगे जैसे जैसे टेबल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बनता जाएगा, उसमें हवा बढ़ती जाती है और लीज पेमेंट पे हो रही होती है। तो लीज पेमेंट की फिगर में वो इंटरेस्ट शामिल ही होता है, उसके अलावा तो नहीं होता कोई इंटरेस्ट। हाँ हाँ दोबारा ऐड किया है। देखो लीज लायबिलिटी का ना एक टेबल बनता था, इस लाइन में 0.15 का इंटरेस्ट आया होगा, ये पेमेंट आई होगी। तो हमने एक पेंस ये बनाया हुआ है, टैक्स वालों ने ये अलाउ करना है, इसको एड बैक कर देते हैं, ये लेस कर देते हैं। राइट ऑफ यूज की रेप्शन दी हुई थी, कर दी लेस। अगला पॉइंट, आपको अकाउंटिंग का कॉलम भी दिया हुआ है पीपीई का और टैक्स का भी दिया हुआ है, किस लिए? अकाउंटिंग डेप्शन ऐड बैक कर देते हैं 1 पॉइंट और टैक्स 1.65। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हमने एज पर आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है, जबकि टैक्स वाले उसको एक्सपेंस मान लेंगे। तो क्या करें? एड बैक माइनस कर देते हैं। 2 पॉइंट आगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रोविजन होती होगी कुछ, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के साल का शुरू का बैलेंस दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें ये 2 चीजें चाहिए थी, बाकी काम जो है ना वो डेफर्ड टैक्स के, हमें सिर्फ ये चाहिए था, दिया हुआ था। हाँ, अगर ये ना दिए होते, दोनों में से कोई एक दिया होता, तो फिर ग्रेच्युटी का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो बीडीसीडी हम अकाउंट बना के निकालते, लेकिन ये दोनों दिए हुए थे तो बीडीसीडी का कोई काम नहीं। लास्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है कितना? 3.5 जी। हमने ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर, उसमें 2.3 कैपिटलाइज किया हुआ है एज पर आईएस 23। तो टैक्स वालों ने इस इंटरेस्ट को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने की बजाय कहा है कि आपका एक्सपेंस है, वो इसकी डिडक्शन देंगे। तो पीबीटी से हम टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस कर लेंगे।
11.1 और इस पे लगा देते हैं 35%, 3.90। ये था जी करंट टैक्स। खैर ये तो 12 साल पुरानी बात है, लेकिन अब भी करंट टैक्स को बहुत मुश्किल नहीं होता है? नहीं आता है, हाँ हाँ आता है, निकालना होता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन जी देखें हमने ना लीज में राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट की, और एसेट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और लायबिलिटी का इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दिया। टैक्स वाले कह रहे हैं कि ये तुम्हारा एसेट या कोई लायबिलिटी नहीं है, जितना तुम किराया दोगे बस वही तुम्हारा एक्सपेंस है। तो जो हमने एक्सपेंसेस बनाए हुए हैं वो रिवर्स कर देते हैं, और टैक्स वाले जिसको एक्सपेंस कह रहे हैं वो माइनस कर देते हैं। टैक्स वाले इस पूरे किराए को हमारा, देखें जब आपको IFRS 16 नहीं पढ़ा था तो आप लोग भी तो किराए को एक्सपेंस ही कहते हैं ना, तो टैक्स वाले उसको एक्सपेंस मान रहे हैं। करंट टैक्स ओके, एक और आप अभी कर दें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। स्प्रिंग 2012 एक होगा सवाल, स्प्रिंग 2012, यानी होमवर्क नहीं अभी करेंगे आप, 5 मिनट में हो जाएगा, है? अभी जगह छोड़नी है। डेफर्ड टैक्स में आपको मुश्किल से कोई आधा पौना पेज चाहिए होगा, छोड़ना है तो छोड़ दें, अभी जगह छोड़नी अभी छोड़ दें, नहीं तो कोई बात नहीं, जब डेफर्ड टैक्स की हेडिंग में इस सवाल का नंबर दोबारा बताऊंगा तब कर लेना। स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का होगा एक सवाल, स्प्रिंग 12। जी वो इसलिए क्योंकि सवाल में गलती थी, वो गलती मैंने ठीक करके लिखी हुई है। उन्होंने ना इसमें डेफर्ड टैक्स का बैलेंस खुद ही दिया हुआ था, वो गलत था, तो मैंने चेंज कर दिया कि हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। स्प्रिंग 12 मिल गया, एप्रिकॉट के नाम से होगा। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट जो भी है मैं रिक्वायर कर रहा हूं आपसे, अभी दिसंबर ईयर एंड है, 2010 का भी 2011 का भी करंट टैक्स निकाल दें। इसी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को इग्नोर करें, मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि 2010 ईयर का भी 2011 ईयर का भी 2 करंट टैक्स निकाल दें। करें, छोटा सा सवाल है, करें। बाकी मुश्किलें इसमें डेफर्ड टैक्स की थी, करंट टैक्स बहुत सिंपल है। स्प्रिंग 12 में 2010 और 2011 करंट टैक्स कैलकुलेट कर दें, जनवरी दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है।
कर लिया।
छोटा सा सवाल था यार। 2010 पीबीटी कितना? स्प्रिंग 12 की बात कर रहा हूं जी। 45। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं 9 और 10 कर रहा हूं पहले, और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। आगे पॉइंट नंबर 3, वो 2011 का है क्योंकि ऊपर सारी हेडिंग 2011 की और कहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो 11 की बात है। पॉइंट 4 मतलब पॉइंट 3 से आगे चलें। कैपिटल गेन कब का है? वो भी 11 का है। आगे चलें। बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा एड बैक कितना, और बैड डेट जो राइट ऑफ है वो हो जाएगा लेस। तो प्रोविजन का बीडी हो गया ना वो, तो हमें क्या लगे बीडी से जब ये दोनों मिल गए, तो वो तो बीडी सीडी चाहिए होता अगर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होता, तो दोनों हैं, बस खत्म बात। आगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 19.25, 30 पॉइंट, और टैक्स रेट कितना? 7.6। 2011 के पीबीटी, अकाउंटिंग डेप्शन 11 चल रहा है अब, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब पॉइंट 3, ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट बेचा जो बेचा 3 मिलियन का, और हमने उसको अपनी अकाउंटिंग में गेन रिकॉर्ड किया 0.5। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, टैक्स रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन करते तो क्या बुक वैल्यू आ रही होती? तो टैक्स के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू 2 है, 3 का बेचा है, तो टैक्स पर्पसेस के लिए गेन कितना? तो जो हमने गेन रिकॉर्ड किया है वो निकाल देते हैं, और जो टैक्स रूल्स के मुताबिक गेन बनता है वो डाल देते हैं। आगे एक कैपिटल गेन है जो एग्जेम्प्ट है, तो उसको यहां से लेस कर देते हैं कि एग्जेम्प्ट गेन है कितना?
6 का वो निकाल देते हैं। आगे बैड डेट एक्सपेंस है वो ऐड कर लें, कितना, और बैड डेट रिटर्न ऑफ है कितना 3, ये निकल आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट और इस पे लग जाएगा टैक्स। करंट टैक्स ओके। अच्छा अब ऐसा है कि करंट टैक्स तो काफी है, आगे डेफर्ड टैक्स की ना जब प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स की कराऊंगा तो करंट टैक्स आएगा बार बार, यानी करंट टैक्स बार बार चलना है आगे, तो वो बार बार होती रहेगी प्रैक्टिस। लेकिन मंडे से फिर मैं आपको डेफर्ड टैक्स शुरू करा देता हूं। बहुत दिल किया किसी का तो शायद एक सस्ता सा करंट टैक्स का सवाल और करा के फिर डेफर्ड टैक्स कराता हूं मैं शुरू। चलें ठीक है जी, जाएं।